इंडिगो समरी एंड ट्रांसलेशन इन हिंदी। लेखक परिचय। लुइस फिशर 1896 टू 1970 फिलाडेल्फिया में पैदा हुए थे। 1918 से 1920 तक उन्होंने ब्रिटिश सेना में एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया। फिशर ने एक पत्रकार के रूप में कार्य किया और द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू, यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के लिए लेख लिखे। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य भी किया। प्रस्तुत लेख उनकी पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक अंश है। टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट द्वारा इस पुस्तक की समीक्षा गांधी जी पर लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों में से एक के रूप में की गई है। पाठ का सारांश। यह पाठ हमें बताता है कि गांधी जी ने चंपारण के गरीब किसानों के लिए किस तरह अंग्रेजों से संघर्ष किया। भारतीय किसानों का अंग्रेज जमींदारों के साथ एक समझौता था कि वे जमीन के 15% भाग पर इंडिगो, नील, उगाएंगे तथा इसे किराए के रूप में जमींदारों को देंगे। अंग्रेज जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने संश्लेषित इंडिगो विकसित कर लिया था। अब उन्हें नील की फसल की आगे जरूरत नहीं थी। समझौते से किसानों को मुक्त करने के लिए उन्होंने उनसे क्षतिपूर्ति की मांग की। कुछ किसान क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत हो गए, परंतु दूसरों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस समय गांधी जी चंपारण आए और 1 साल तक किसानों के लिए लड़े। उन्होंने उन्हें किसानों को उनकी शक्ति तथा अंग्रेजों को उनकी कमजोरी का एहसास कराया। हिंदी ट्रांसलेशन। जब मैं सन 1942 में गांधी जी से मध्य भारत में उनके आश्रम सेवाग्राम में पहली बार मिलने गया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अंग्रेजों के प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। यह सन 1917 की बात थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 के वार्षिक सम्मेलन के लिए लखनऊ गए थे। वहां पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत से दर्शक थे। कार्यवाही के दौरान गांधी जी ने बताया, किसी भी भारतीय किसान की तरह गरीब और दुबला पतला दिखने वाला एक किसान मेरे पास आया और बोला, मैं राजकुमार शुक्ला हूं। मैं चंपारण से हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में आएं। गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। यह ऊंचे हिमालय की तराई में नेपाल राज्य के समीप था। एक बहुत पुराने समझौते के अनुसार चंपारण के किसान बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। वह अनपढ़ था परंतु दृढ़ निश्चयी था। वह बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आया था और शायद किसी ने उससे कहा था, गांधी जी से बात करो। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है और वह भारत के अन्य भागों में जाने के लिए भी वचनबद्ध हैं। शुक्ला हर जगह उनके साथ गया। फिर गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट आए। शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक आ पहुंचा। सप्ताहों तक उसने गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। तारीख तय करो, उसने प्रार्थना की। बटाईदार की लगन और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मुझे अमुक अमुक तारीख को कलकत्ता में होना रहना है। आ जाना और मुझसे मिलना और मुझे वहां से ले जाना। महीनों बीत गए। जब गांधी जी आए तब शुक्ला कलकत्ता में नियत स्थान पर कूल्हों के बल बैठा था। उसने गांधी जी के फुर्सत में आने तक प्रतीक्षा की। फिर दोनों बिहार के पटना शहर के लिए रेलगाड़ी में चढ़ गए। वहां शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर थे, किंतु नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए बातें कर करके परेशान करता रहता था। इसलिए उन्होंने उसे व उसके साथी गांधी जी को, जिन्हें उन्होंने दूसरा किसान समझा, जमीन पर ठहरने की अनुमति दे दी। किंतु गांधी जी को कुएं से पानी भरने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई कि कहीं उनकी बाल्टी की कुछ बूंदें पूरे स्रोत सारे कुएं के पानी को गंदा न कर दे। उन्हें कैसे पता चलता कि वह अछूत नहीं थे। अर्थात राजेंद्र प्रसाद के यहाँ काम करने वालों को गांधी जी के अछूत होने की आशंका थी। स्थितियों के बारे में शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था उससे ज्यादा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया, जो चंपारण के रास्ते में था। अतः उन्होंने मुजफ्फरपुर के कला महाविद्यालय के प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, जिनसे वे टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे, के लिए एक तार भेज दिया। रेलगाड़ी 15 अप्रैल 1917 की मध्यरात्रि को पहुंची। कृपलानी छात्रों के विशाल समूह के साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां गांधी जी सरकारी स्कूल के अध्यापक प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन ठहरे। गांधी जी ने टिप्पणी की, उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा मेरे जैसे व्यक्ति को ठहराना एक बड़ी असाधारण बात थी। छोटे स्थानों पर स्वशासन के पक्षधरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग डरते थे।
गांधीजी के आने और उनके मकसद की प्रकृति का समाचार शीघ्र ही मुजफ्फरपुर से होकर चंपारण तक फैल गया। चंपारण के बटाईदार पैदल तथा वाहनों से अपने पक्षधर हितैषी नेता से मिलने आने लगे। मुजफ्फरपुर के वकील हालात की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए गांधीजी से मिले। वे समय समय पर न्यायालय में किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहते थे। उन्होंने उन्हें उनके किसानों के केसों के बारे में बताया और अपनी फीस के आकार की जानकारी दी, अर्थात यह बताया कि वे कितनी फीस लेते थे। बटाईदारों से बड़ी फीस लेने के कारण गांधीजी ने वकीलों को फटकारा। उन्होंने कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार के मुकदमों को न्यायालयों में ले जाने से कोई भला नहीं होता। जहां किसान इतने कुचले हुए हैं और भयभीत हैं, वहां न्यायालय बेकार हैं। भय से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत है। चंपारण जिले की ज्यादातर कृषि योग्य भूमि बड़ी बड़ी जागीरों में बंटी थी, जिसके मालिक अंग्रेज थे और जिस पर भारतीय काश्तकार काम करते थे। मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी। जागीरदार काश्तकारों को पूरी जमीन के 3/20 भाग या 15% पर नील बोने के लिए और नील की पूरी फसल को किराए के रूप में देने के लिए मजबूर करते थे। यह दीर्घकालिक समझौते के अंतर्गत किया जाता था। अब जागीरदारों को पता चला कि जर्मनी ने संश्लेषित नील विकसित कर लिया था। इस पर उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौते करवा लिए। साझा फसल का समझौता किसानों के लिए परेशानी भरा था और बहुतों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वकील कर लिए। जागीरदारों ने ठगों को किराए पर रख लिया। इसी दौरान संश्लेषित नील की सूचना उन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने चाहे। ऐसे समय पर गांधीजी चंपारण पहुंचे। उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश से अपना काम शुरू किया। सबसे पहले वे अंग्रेज जमींदारों के संगठन के सचिव से मिले। सचिव ने उनसे कहा कि वे किसी बाहरी आदमी को कोई जानकारी नहीं दे सकते। गांधीजी ने उत्तर दिया कि वह कोई बाहरी आदमी नहीं थे। फिर गांधीजी तिरहुत डिवीजन, जिसमें चंपारण जिला पड़ता था, उसके ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से मिले। गांधीजी बताते हैं, कमिश्नर मुझे डराने धमकाने लगा और मुझे तुरंत तिरहुत छोड़ने की सलाह दी। गांधीजी ने तिरहुत नहीं छोड़ा। बजाय इसके वे चंपारण की राजधानी मोतिहारी की ओर चल पड़े। कई वकील उनके साथ चले। रेलवे स्टेशन पर एक विशाल भीड़ ने गांधीजी का स्वागत किया। वे एक घर पर गए और उसे मुख्यालय की तरह काम में लेते हुए अपनी जांच जारी रखी। एक सूचना है कि पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गांधीजी ने जाकर देखने का निश्चय किया। अगली सुबह वे एक हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट का संदेशवाहक आ पहुंचा और उन्हें अपने वाहन में कस्बा लौटने का आदेश दिया। गांधीजी ने आज्ञा का पालन किया। संदेशवाहक गांधीजी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाया, जहां उसने उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने की आधिकारिक सूचना दी। गांधीजी ने रसीद पर हस्ताक्षर किए और इस पर लिखा कि वह आदेश का उल्लंघन करेंगे। पूर्ण विराम। परिणामस्वरूप गांधीजी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का कानूनी आदेश मिल गया। पूरी रात गांधीजी जागते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए तार किया। उन्होंने आश्रम के लिए निर्देश भेजे। उन्होंने तार द्वारा पूरी रिपोर्ट वायसराय को भेजी। सुबह मोतिहारी कस्बा किसानों से भर गया। वे नहीं जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने क्या किया था। उन्होंने सिर्फ यह सुना था कि कोई महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है, वह अधिकारियों के साथ उलझ गया था। न्यायालय के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में उनका सहज प्रदर्शन अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। गांधीजी के सहयोग के बिना अधिकारी असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने गांधीजी ने भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी अधिकारियों की मदद की। वे विनम्र और मिलनसार थे। वे उनको अर्थात अधिकारियों को इस बात का ठोस प्रमाण दे रहे थे कि अब तक डराने वाली और विरोध विहीन उनकी शक्ति को भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। सरकार चकरा गई थी। पक्षकार के सरकारी वकील ने जज से सुनवाई टालने का आग्रह किया। स्पष्ट था, अधिकारीगण अपने उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधीजी ने इस देरी का विरोध किया। उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा। उन्होंने न्यायालय में बताया कि वे कर्तव्य के विरोधाभास में फंसे थे। एक तरफ कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय संवाद करना चाहते थे जिसके लिए वे आए थे। उन्होंने जाने के आदेश का उल्लंघन किया, कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं,
वरन हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून आत्मा की आवाज का पालन करते हुए। उन्होंने उचित दंड की मांग की। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएगा और उन 120 मिनटों के लिए गांधीजी से जमानत देने के लिए कहा। गांधीजी ने मना कर दिया। जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया। जब अदालत फिर शुरू हुई तो जज ने कहा कि वह कई दिन तक फैसला नहीं सुनाएगा। इस दौरान उसने गांधीजी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अन्य कई प्रमुख वकील बिहार से आ चुके थे। उन्होंने गांधीजी से विचार विमर्श किया। गांधीजी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल भेजने की सजा सुनाई गई तो वे क्या करेंगे। आश्चर्यचकित होकर वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया, वे उन्हें सलाह देने और सहायता करने आए थे। यदि गांधीजी जेल चले जाएंगे तो सलाह लेने के लिए कोई नहीं होगा और वे घर चले जाएंगे। गांधीजी ने पूछा, बटाईदारों के साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा। वकील विचार विमर्श के लिए पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार विमर्श का परिणाम लिख लिया। उन्होंने आपस में सोचा कि गांधीजी एकदम बाहरी व्यक्ति थे तो भी वे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। दूसरी ओर वे लोग जो न केवल आसपास के जिलों के निवासी थे वरन जो ऐसा दावा भी करते थे कि उन्होंने किसानों की सेवा की थी, यदि वे किसानों को इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो यह शर्मनाक पलायन होगा। तदनुसार ही वे गांधीजी के पास वापस गए और उन्हें बताया कि वे उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। उन्होंने विस्मयपूर्ण प्रसन्नता के साथ कहा, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और वकीलों के एक समूह को 2-2 के जोड़ों में विभक्त किया और कागज पर लिखकर क्रम तय कर दिया जिस क्रम से प्रत्येक जोड़े को गिरफ्तारी देनी थी। कई दिन बाद गांधीजी को यह जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का लिखित संदेश मिला कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस समाप्त करने का आदेश दिया था। आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। गांधीजी और वकीलों ने किसानों की शिकायतों की व्यापक स्तर पर जांच का कार्य करना प्रारंभ किया। लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और अन्य साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणियां लिखी गईं। दस्तावेज जुटाए गए। पूरा क्षेत्र जांचकर्ताओं की गतिविधियों तथा जमींदारों के उग्र प्रतिवाद से कंपित हो गया। जून में गांधीजी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। जाने से पहले गांधीजी अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले और न लौटने की स्थिति में फिर से सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना तैयार की। गांधीजी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 लंबी मुलाकातें की। परिणामस्वरूप उसने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, नील बटाईदारों की हालत का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया। आयोग में शामिल थे जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि गांधीजी स्वयं। गांधीजी शुरू में 7 माह तक लगातार चंपारण में रहे और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे। एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई आकस्मिक यात्रा, जिसकी कुछ ही दिन चलने की संभावना थी, ने गांधीजी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। आधिकारिक जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध ढेर सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए और जब उन्होंने, सरकारी अधिकारियों ने इसे देखा तो वे सिद्धांततः किसानों को पैसा वापस करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने गांधीजी से पूछा, किंतु हमें कितना चुकाना होगा। उन्होंने, सरकारी अधिकारियों ने सोचा कि गांधीजी पूरा पैसा वापस मांगेंगे जो उन्होंने गैरकानूनी रूप से व धोखे से बटाईदारों से ऐंठा था। उन्होंने सिर्फ 50% मांगा। एक अंग्रेज मिशनरी आदरणीय जे.जेड. हॉज, जिन्होंने चंपारण की पूरी घटना नजदीक से देखी थी, ने लिखा, वहां वह गांधीजी जिद्दी या हठी प्रतीत हुए। शायद यह सोचकर कि वह गांधीजी नहीं मानेंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% तक लौटाने का प्रस्ताव किया और उसके, जमींदारों के प्रतिनिधि के, आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब गांधी ने उसकी बात पकड़ ली और इस तरह गतिरोध समाप्त कर दिया। इस समझौते को आयोग ने निर्विरोध स्वीकार कर लिया। गांधीजी ने समझाया कि वापसी की रकम इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी कि जमींदार लोग धन का कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए और इसके साथ ही अपनी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा भी देने को मजबूर हो गए। इसलिए, जहां तक किसानों का सवाल था, जमींदारों ने उनके साथ ऐसे बड़े आदमियों जैसा व्यवहार किया था मानो वे कानून से ऊपर हों। अब जबकि किसान ने देख लिया कि उसके पास अधिकार और रक्षक थे तो उसने साहस करना सीख लिया। घटनाओं ने गांधीजी की स्थिति को सही सिद्ध किया। कुछ ही वर्ष में अंग्रेज जागीरदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी जिन्हें किसानों को वापस दे दिया गया। इंडिगो की बटाईदारी समाप्त हो गई। गांधीजी बड़े राजनीतिक तथा आर्थिक समाधानों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक तथा सामाजिक पिछड़ापन देखा और वह इस बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अध्यापकों से निवेदन किया। 2 युवक महादेव देसाई और नरहरि पारिक,
जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे, तथा उनकी पत्नियों ने काम के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। मुंबई, पूना तथा अन्य दूरवर्ती भागों से कई लोग आ गए। गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास आश्रम से आ गया और श्रीमती गांधी, उनकी पत्नी, भी आ गईं। 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा वैयक्तिक स्वच्छता तथा सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियम सिखाती थी। स्वास्थ्य के हालात दयनीय थे। गांधी जी ने 6 माह स्वेच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर तैयार कर लिया। 3 दवाएं उपलब्ध थीं, अरंडी का तेल, कुनेन और गंधक का मलहम। जिस किसी की जीभ पर मैल जमा होता था उसे अरंडी का तेल दिया जाता था, मलेरिया बुखार वाले को कुनेन तथा अरंडी का तेल दिया जाता, फोड़ा फुंसी वाले को गंधक का मलहम तथा अरंडी का तेल दिया जाता था। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी। उन्होंने कस्तूरबा से उनसे इस विषय में बात करने को कहा। एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई और बोली, देखो, यहाँ कपड़ों के लिए कोई अलमारी या संदूक नहीं है। जो साड़ी मैंने पहन रखी है यही एकमात्र साड़ी मेरे पास है। चंपारण में अपने लंबे ठहराव के दौरान गांधी जी अपने आश्रम पर दूर से निगाह रख रहे थे। वे डाक द्वारा नियमित निर्देश भेजते थे तथा आर्थिक लेखा जोखा मंगाते रहते थे। एक बार अपने आश्रम के निवासियों को उन्होंने लिखा कि समय आ गया है कि लैट्रीन के पुराने गड्ढे भर दिए जाएं तथा नए गड्ढे खोदे जाएं, अन्यथा पुराने गड्ढों में से बदबू आने लगेगी। चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने स्पष्ट किया, मैंने बहुत साधारण काम किया था। मैंने घोषणा की कि अंग्रेज मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं। किंतु चंपारण की घटना अवज्ञा के एक कृत्य की तरह शुरू नहीं हुई। यह बड़ी संख्या में किसानों के कष्ट को दूर करने के एक प्रयास से उत्पन्न हुई। यह गांधी जी का अपना विशिष्ट तरीका था। उनकी राजनीतिक विचारधाराएं करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की व्यवहारिक समस्याओं में गुंथी हुई थी। उनकी वफादारी काल्पनिक चीजों में नहीं थी, यह वफादारी जीते जागते मनुष्यों के प्रति थी। इसके अलावा गांधी जी जो कुछ करते उसमें वे एक नया स्वतंत्र भारतीय ढालना चाहते थे जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र करा सके। चंपारण घटना के शुरू में ही एक अंग्रेज शांतिदूत चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, जो महात्मा के समर्पित अनुयायी बन चुके थे, फिजी टापू पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पूर्व गांधी जी से विदाई लेने आए। गांधी के वकील मित्रों ने सोचा कि एंड्रूज का चंपारण में ठहरना तथा उनकी मदद करना अच्छा होगा। एंड्रूज रुकना चाहते थे यदि गांधी जी सहमत होते, परंतु गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में किसी अंग्रेज का हमारे पक्ष में होना फायदेमंद होगा। इससे आपके हृदय की कमजोरी प्रकट होती है। मुद्दा न्यायसंगत है और युद्ध जीतने के लिए आपको अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। मिस्टर एंड्रूज, जो संयोगवश एक अंग्रेज हैं, उनके रूप में आप बैसाखी न ढूंढें। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठीक जान ली थी और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। इस तरह गांधी जी ने हमें स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। स्वावलंबन, भारत की स्वाधीनता और बटाईदारों की सहायता, ये सब एक दूसरे से जुड़े थे। समाप्त।